हेलो, नमस्कार दोस्तों। पॉइंट टीचिंग चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सुपर टेट, सी टेट, यूपी टेट के लिए एक बेहद ही इम्पोर्टेंट सीरीज चला रहा हूँ, जिससे ज़्यादातर बच्चे लड़के भागते हैं जिस सब्जेक्ट से, उस सब्जेक्ट का थ्योरी सीरीज और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी बहुविकल्पी क्वेश्चन का सीरीज चला रहा हूँ, जिसमें 2 चैप्टर की थ्योरी और 2 चैप्टर का बहुविकल्पीय क्वेश्चन करवा चुका हूँ, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो उसी क्रम में आज तीसरा चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम है अभिवृद्धि एवं विकास का अर्थ, मीनिंग ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो बाल विकास का ये तीसरा चैप्टर है, जो कि थ्योरी चैप्टर है, थ्योरी सेक्शन है। इसके जस्ट 10 मिनट बाद आपको मिलेगा इस चैप्टर से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट MCQ। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या है, इस चैप्टर की थ्योरी क्या है। अच्छा, एक बात और, थ्योरी को बहुत ही अच्छे से पढ़ा करिए। जब थ्योरी बताया करें तो उसमें जिस लाइन पे अंडरलाइन कर रखा हूँ उस लाइन को विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि जिसकी थ्योरी तैयार हो गई तो जो MCQ कराऊंगा वो तो आएंगे ही उसको। उसके अलावा ऐसे भी MCQ वो कर सकते हैं जो अलग से नए MCQ बनते हैं उस चैप्टर से रिलेटेड। तो आइए चालू करते हैं इस चैप्टर को। चैप्टर को चालू करने से पहले एक बात और, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करिए। तो आइए देखते हैं क्या है चैप्टर नंबर 3 में। तो चैप्टर नंबर 3 है मीनिंग ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक, तो इसमें क्या बताया गया है कि मानव विकास का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान का एक अनिवार्य सोपान है। ठीक, एक शिक्षक को बालक की अभिवृद्धि के साथ उसमें होने वाले विभिन्न प्रकार के विकास एवं उसकी विशेषताओं का ज्ञान होना आवश्यक है। कहने का मतलब ये है, जो चीज़ मैं बोलूँगा ये इम्पोर्टेंट हो, उसको याद कर लीजिएगा। ठीक, एक शिक्षक को बालक की अभिवृद्धि के साथ उसमें होने वाले विभिन्न परिवर्तन के विकास का ज्ञान होना आवश्यक है। तो उसी के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, मानव के अभिवृद्धि और विकास की प्रक्रिया जन्म से पूर्व माता के गर्भ से चालू होती है। ठीक, और जन्म के बाद शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था तथा प्रौढ़ावस्था तक चलती है। आगे आने वाले चैप्टर में हम अच्छे से जानेंगे शैशवावस्था क्या होती है, बाल्यावस्था क्या होती है, किशोरावस्था क्या होती है और प्रौढ़ावस्था क्या होती है। ठीक, तो अब जो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, यानी मानव का विकास जो होता है माता के गर्भ से आरंभ होता है और शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था यानी जीवन पर्यंत मानव के विकास की प्रक्रिया चलती है। आइए देखते हैं आगे क्या है। एक वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक का नाम फ्रैंक है, इनको याद रखिएगा आप। वैज्ञानिक का क्या नाम है? फ्रैंक। इस वैज्ञानिक के बारे में याद रखिएगा। फ्रैंक ने अभिवृद्धि को कोशिका वृद्धि के रूप में प्रयुक्त करते हुए कहा है। अब जो कहा है वो इम्पॉर्टेंट है। क्या इम्पॉर्टेंट है? शरीर एवं व्यवहार के किसी पहलू में होने वाले परिवर्तन अभिवृद्धि कहलाते हैं। याद रखिएगा, यही क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है बन के कि शरीर एवं व्यवहार के किसी पहलू में होने वाला परिवर्तन अभिवृद्धि कहलाता है, जबकि समय की दृष्टि से व्यक्ति में जो परिवर्तन दृष्टिगत होते हैं उसे विकास कहते हैं। ठीक, यानी कहने का मतलब है शरीर और व्यवहार के किसी भी पहलू में होने वाला परिवर्तन अभिवृद्धि, और जो जो परिवर्तन दिखाई देता है आदमी को वो क्या कहलाता है? विकास कहलाता है। ठीक, वही एक और वैज्ञानिक है मनोवैज्ञानिक हरलाक। उनका क्या मत है? उनका मत ये है कि विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं एवं नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। ठीक, तो हरलाक के अनुसार विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं एवं नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। 2 वैज्ञानिक याद रखिएगा, फ्रैंक और हरलाक। दोनों के थोड़ा थोड़ा अलग अलग मत हैं, लेकिन ये दोनों मत याद रहना चाहिए। अब आइए देखते हैं अभिवृद्धि क्या है और विकास क्या है। अब अभिवृद्धि की जो परिभाषा है, अभिवृद्धि में ये बताया गया है, उसकी वृद्धि में बालक के वृद्धि के बारे में ये बताया जा रहा है, गर्भाशय में भ्रूण बनने के पश्चात जन्म होने समय तक उसमें जो प्रगतिशील परिवर्तन होता है वो अभिवृद्धि है। इसमें केवल शारीरिक परिवर्तन होता है। ठीक, अभिवृद्धि में केवल शारीरिक परिवर्तन होता है। और याद रखिएगा,
ये वाली लाइन, अभिवृद्धि एक मूर्त घटक है। मूर्त घटक का मतलब जिसे हम टच कर सकें, जिसकी कोई दिशा हो, जिसकी गति को मापा जा सके, ठीक है। इसमें परिमाणात्मक परिवर्तन होता है, जैसे किसी बच्चे का दांत निकलना, ठीक। ये मूर्त घटक है, जिसको टच कर सके, जिसकी लंबाई चौड़ाई गति में कोई परिवर्तन हो, उसको हम बोलते हैं मूर्त घटक। तो अभिवृद्धि कैसा घटक है? मूर्त घटक है, ठीक। आइए आगे देखते हैं। अभिवृद्धि में अधिगम एवं वातावरण द्वारा अर्जित गुणों को मतलब कहने का मतलब है, अभिवृद्धि में अधिगम लर्निंग और इन्वायरमेंट द्वारा अर्जित गुणों का स्थान नगण्य होता है। जैसे दांत निकलना अभिवृद्धि का घोतक है, ये एक मूर्त घटक है, ठीक है। इसमें अधिगम की आवश्यकता नहीं होती, सही बात है। दांत निकलने में किसी भी अधिगम की आवश्यकता, लर्निंग की आवश्यकता नहीं होती है। अर्जित गुणों का कोई स्थान नहीं है। अभिवृद्धि एक जैविक क्रिया, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। अभिवृद्धि एक कैसी क्रिया है? जैविक क्रिया है, जो सभी जीवों में पाई जाती है। एक चीज़ और, अभिवृद्धि के घटक मूर्त होते हैं, ठीक। दांत निकलना अभिवृद्धि का घोतक है। 3 इंपॉर्टेंट चीज़। अब आइए विकास के बारे में क्या है। विकास क्रम में प्राणी के शारीरिक और मानसिक पक्ष में जो कुछ भी प्रगतिशील परिवर्तन होता है, अच्छा, विकास के बारे में कह रहा है, शारीरिक और मानसिक के रूप में जो भी परिवर्तन होता है वह विकास कहलाता है। यह जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। अच्छा, वही जो अभिवृद्धि थी, जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। दाई दांत एक निश्चित समय पर निकलेगा, ठीक। आपके शरीर का विकास एक निश्चित समय तक होता है। विकास मतलब अभिवृद्धि एक निश्चित समय तक होता है, लेकिन विकास जो है जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। तो याद रखिएगा, पूछा जाएगा निम्नलिखित में कौन जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है, तो क्या है? विकास। आगे, विकास में वृद्धि भी सम्मिलित है। इसमें गुणात्मक एवं परिणात्मक परिवर्तन होता है। व्यक्ति का विकास मुख्यतः 2 तत्वों पर निर्भर करता है, बताए थे इसके पीछे वाले चैप्टर में। कौन से 2 मुख्य तत्व हैं? आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया। यानी व्यक्ति का विकास मुख्यतः 2 तत्वों पर निर्भर करता है। कौन कौन? वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया। चलिए आगे देखते हैं। वृद्धि तथा विकास सतत चलने वाली एक ऐसी प्रक्रिया है जो बालक को असहाय शिशु से आत्मनिर्भर पौण बना देती है। कहने का मतलब है, वृद्धि और विकास दोनों साथ चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें बच्चा छोटे बच्चे से जो बिल्कुल असहाय होता है, दूसरे की सहायता से चलता है, दूसरे की सहायता से खाना खाता है, उससे वह उसको आत्मनिर्भर पौण एकदम युवा अवस्था तक, नौकरी पाने तक, ठीक है, सेल्फ डिपेंड रहने तक बना देता है। तब तक ये प्रक्रिया चलती रहती है। विकास के सिद्धांत निम्नलिखित है, जिनके विकास की प्रक्रिया नियंत्रित होती है, ठीक। अब देखिए, ये याद रखना चाहिए, ये 11 है विकास के जो सिद्धांत हैं, वो 11 प्रकार के होते हैं, जिससे विकास की प्रक्रिया नियंत्रित होती है। याद रखिएगा कौन कौन से। निरंतर विकास का सिद्धांत, ध्यान से सुनिए। व्यक्तिगतता का सिद्धांत, विकास की दिशा का सिद्धांत, चक्राकार प्रगति का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, वंशा अनुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत, परिमार्जितता का सिद्धांत, विकास क्रम सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत। बस जो बोल रहा हूँ एक एक बार अपने कान में सुन लीजिए, बाकी तो मैं MCQ कराऊंगा तो वहाँ आपको लर्न करना ही पड़ेगा, ठीक। आगे देखते हैं। और एक और है समान से विशिष्ट प्रक्रिया का सिद्धांत, ठीक। आगे देखिए, महत्वपूर्ण बिंदु में क्या है? महत्वपूर्ण बिंदु में है कि वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण तत्व निम्नलिखित हैं। यानी वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले मेन तत्व कौन है? पौष्टिक भोजन, भोजन से भी आपके वृद्धि और विकास प्रभावित होता है, आपकी संस्कृति से भी होता है, परिवार से भी होता है, ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथियों से भी होता है, वंश से भी होता है, और इन्वायरमेंट से भी होता है, ठीक है। तो ये सब याद रहना चाहिए। आ जाएगा मल्टीपल चॉइस में कि वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा कारण है, ठीक है। इसमें से 3 ऑप्शन दे देगा, एक नहीं देगा, तो अब कोई याद रहना चाहिए क्या? पौष्टिक भोजन, संस्कृति, परिवार, बुद्धि, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, वंशानुक्रम और वातावरण, ठीक। तो जो भी थ्योरी मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, थ्योरी बस इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आप इस थ्योरी को पढ़ने के बाद जब MCQ करेंगे तो अच्छे से सारे क्वेश्चन कर लेंगे और
क्वेश्चन समझ में आएगा भी। हम चाहें तो डायरेक्ट क्वेश्चन ही करा सकते हैं, लेकिन नहीं करा रहे हैं इसलिए कि क्वेश्चन डायरेक्ट कराने पे चूँकि ये नया सब्जेक्ट है, ज़्यादातर बच्चों के लिए न्यू सब्जेक्ट है, तो न्यू सब्जेक्ट का डायरेक्ट अगर यही अगर साइंस रहता तो साइंस बचपन से ही बच्चे पढ़ते आते हैं, लेकिन बाल विकास बचपन से नहीं पढ़ते आते हैं। ठीक है, इसमें बच्चों के बारे में ही बताया जा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए इस सब्जेक्ट की थ्योरी सबसे पहले पढ़नी ज़रूरी है। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर करिए। आइए आगे देखते हैं। आगे परीक्षा उपयोगी कुछ चीज़ दिया है। जैसे परीक्षा उपयोगी में क्या दिया है कि बालक की प्रक्रिया कुछ अवस्थाओं से दौड़ से होते हुए अंतिम अवस्था पौर्णावस्था को प्राप्त करती है, उसकी एज दे रखी, एज को याद रखिएगा। गर्भावस्था जो होता है 9 से 10 महीने तक का होता है। शैशवावस्था जो होता है जन्म से 6 वर्ष तक के बच्चा शैशवावस्था में रहता है। 6 से 12 वर्ष का बच्चा बाल्यावस्था में रहता है। 12 से 18 साल का बच्चा को किशोरावस्था में रहता है। और 18 वर्ष के बाद के सारे बच्चे प्रौढ़ावस्था में चले जाते हैं। तो कितनी अवस्था आई? गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। इस बीच में कौन आता है? पूर्व बाल्यावस्था, परिपाक अवस्था। तो जब अलग अलग हम पढ़ेंगे, अलग अलग एक चैप्टर शैशवावस्था है, बाल्यावस्था है, किशोरावस्था है, तो उसके अंदर अगर कोई क्लासिफिकेशन है तो उसके बारे में बताया जाएगा। बाकी आप जानते रहिए 6 से 12 बाल्यावस्था, 12 से 18 किशोरावस्था, 0 से 6 शैशवावस्था और 18 वर्ष के बाद प्रौढ़ावस्था आती है। आइए आगे देखते हैं। आगे है आपका कि थर्नाडाइक का मत है कि शैक्षिक दृष्टि से शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था अत्यधिक महत्व है। मतलब शिक्षा की दृष्टि से, पढ़ाई लिखाई के दृष्टि से, ठीक है, विकास की दृष्टि से सबसे जो महत्वपूर्ण अवस्था है वो कौन सी है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। इसमें भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन है वो उसके चैप्टर में बताया जाएगा। शैशवावस्था सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि बाल्यावस्था की किशोरावस्था। बाकी विकास के 5 पक्ष हैं, ये पांचों पक्ष आपको याद रहने चाहिए। ठीक है, वरना पूछ देता है विकास के कितने पक्ष हैं। तो कितने पक्ष हैं? 5 पक्ष हैं। पहला शारीरिक विकास, दूसरा मानसिक विकास, तीसरा सामाजिक विकास, उसके बाद संवेगात्मक विकास, उसके बाद नैतिक विकास। तो विकास के कितने पक्ष हैं? 5 पक्ष हैं। ये पांचों पक्ष याद रहने चाहिए आपको। ठीक है, जो बोल रहा हूँ याद रहने का मतलब वो याद ही रहना चाहिए। ठीक है, उसमें कोई कटौती नहीं। आइए आगे देखते हैं। आगे है आपका वृद्धि तथा विकास के 2 आधार वंशा अनुक्रम तथा वातावरण है। ठीक है, वही कई बार आ गया। वृद्धि और विकास के 2 ही आधार हैं, वंशानुक्रम पिछले भी चैप्टर में आ चुका है और इन्वायरमेंट है। इन दोनों आधारों के परस्पर अंतःक्रिया के फलस्वरूप प्राणी का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक और नैतिक विकास होता है। 5 प्रकार के विकास: शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक और नैतिक विकास। वो वंशानुक्रम और वातावरण के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, वृत्त विकास के 2 प्रमुख कारण हैं। ठीक, कौन कौन से? परिपक्वता और लर्निंग, अधिगम। अब परिपक्वता के बारे में बता रहे हैं। वास्तव में परिपक्वता आंतरिक अंगों तथा वंशानुक्रम से प्राप्त होने वाले गुणों का समय के साथ दृढ़ता की स्थिति को प्राप्त करना है। याद रखिएगा, परिपक्वता जो है वंशानुक्रम से प्राप्त जो गुण है वही समय के साथ दृढ़ होते हैं। तो ये भी विकास का एक प्रमुख कारण है। क्या है? परिपक्वता। दूसरा अधिगम। अधिगम से तात्पर्य वातावरण। याद रखिएगा, अधिगम का संबंध वातावरण से, इन्वायरमेंट से, और परिपक्वता का संबंध वंशा अनुक्रम से है। ठीक, आगे आइए देखते हैं। आगे है अब कुछ नियम हैं। जैसे कौन कौन से नियम हैं? नियम आपके हैं, ये याद रहने चाहिए कि नैतिक विकास का जो सिद्धांत है ये किसने दिया है? लॉरेंस कोहल वर्ग ने दिया है। एकदम बिल्कुल याद रहना चाहिए। नैतिक विकास का सिद्धांत लॉरेंस कोहल वर्ग ने दिया है। मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत सिगमंड फ्रायड ने दिया है। भाषा विकास का सिद्धांत चोम्स्की ने दिया है। संज्ञात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया है, बेहद इंपॉर्टेंट। ठीक, और मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत इरिक्सन ने दिया है। फिर एक बार बोल दे रहे हैं, नैतिक विकास का सिद्धांत लॉरेंस कोहल वर्ग ने दिया है। मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत सिगमंड फ्रायड ने दिया है। भाषा विकास का सिद्धांत चोम्स्की ने दिया है। संज्ञात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया है। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत
इरिक्सन ने दिया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखिए ऑलरेडी पहले से इंपॉर्टेंट लिख रखा हूँ। आगे आइए, आगे है अब जो थ्योरी पढ़े उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। जैसे पहला क्वेश्चन है, वृद्धि और विकास के कितने तत्व हैं? तो बताए हैं परिपक्वता और वातावरण। परिपक्वता कैसे प्राप्त होता है? वंशा अनुक्रम का समय के साथ दृढ़ता प्राप्त होना ही परिपक्वता है। वातावरण, दूसरा वातावरण, ठीक है। तो वृद्धि के लिए बताए थे परिपक्वता और विकास के लिए बताए थे वातावरण, ठीक। अभिवृद्धि के लिए अधिगम की आवश्यकता है या नहीं है? तो नहीं है। अभिवृद्धि के लिए अधिगम की आवश्यकता नहीं है, विकास के लिए अधिगम की आवश्यकता है। व्यक्तित्व मापन के लिए मनोलैंगिक सिद्धांत किसने दिया? अभी ऊपर बताया मनोलैंगिक सिद्धांत किसने दिया? सिगमंड एंड फ्रायड। आप देख सकते हैं यही बताए हैं कि मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? सिगमंड एंड फ्रायड ने। किसने दिया? सिगमंड एंड फ्रायड ने। वही क्वेश्चन नीचे पूछ दिया है कि मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? सिगमंड एंड फ्रायड ने। नैतिक विकास के लिए 3 स्तर और 7 सोपान का सिद्धांत किसने दिया? लॉरेंस एंड कोहलवर्ग ने। लॉरेंस और कोहलवर्ग ने। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? लॉरेंस एंड कोहलवर्ग ने। और संज्ञात्मक विकास का सिद्धांत कितनी अवस्थाओं का उल्लेख? अच्छा, संज्ञात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? जीन पियाजे ने दिया। और पूछा है इसमें कितनी अवस्थाओं का उल्लेख है? तो कितनी? 4 अवस्थाओं का। कौन कौन सी 4 अवस्थाएं? संवेदात्मक गामन, पूर्वकालिक संक्रियात्मक, मूर्त और औपचारिक, ठीक। तो आप ये याद रखिएगा। आई थिंक ये चैप्टर, इस चैप्टर की थ्योरी ख़त्म हो चुकी है। जी हाँ, इस चैप्टर की थ्योरी ख़त्म हो गई, जिसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ जो था वो ये था। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो था ये था, याद रखिएगा। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये था। और बाकी इस चैप्टर में जहाँ जहाँ ट्रिक लगा रखे हैं, चाहे जो जो जिस चीज़ पे मैं रेड कलर का पढ़ाते वक्त किया हूँ, वो चीज़ बिल्कुल लर्न रहनी चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार ये थ्योरी वाला चैप्टर, ये थ्योरी ख़त्म हुई। अब इस थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर, जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन MCQ होगा वो अभी लेकर आएंगे। तब तक अच्छा, MCQ लगाने से पहले थ्योरी को अच्छे से पढ़िए। 1 बार 2 बार 3 बार वीडियो को देखिए, ठीक है। जब पूरी तरह से वीडियो समझ आ जाए थ्योरी का, उसके बाद ही MCQ वाले पेपर में बैठिए। तब आपका वो क्वेश्चन मेरे आंसर बताने से पहले ही आप आंसर बता देंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के MCQ में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।